नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ समय पूर्व ही विगत 22 तारीख को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, जिसके बाद में समूचा देश राममय हो चुका था। जिसके बाद में हिंदुओं के लिए एक और खुशखबरी आई थी काशी विश्वनाथ मंदिर से, जहां पर के व्यास जी की गुफा में 31 सालों के बाद पूजा हुई और हिंदुओं में एक बार फिर से हर्ष और उल्लास का माहौल व्याप्त हो गया। अब लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं मथुरा के शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्म स्थान विवाद पर, जिसके लिए लगातार इनके याची अपने अपनी तरफ से जो मुख्य साक्ष्य हैं प्रस्तुत करते आ रहे हैं, जिसके बारे में बताने के लिए आज पुनः मेरे साथ मौजूद हैं शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के प्रमुख याची महेंद्र प्रताप एडवोकेट, जिनसे हम जानेंगे आखिर ये केस कहाँ पहुँचा है और आखिर क्यों अभी तक सर्वे नहीं हो पाया, जबकि कहा गया था कि जल्द ही सर्वे के लिए टीम गठित की जाएगी और एएसआई सर्वे प्रारंभ कर दिया जाएगा। महेंद्र जी, स्वागत है आपका अभी न्यूज़ में एक बार फिर से। नमस्कार। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जनता की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं मथुरा के शाही ईदगाह और कृष्ण जन्म स्थान के उस विवाद पर, जहाँ पर कि ये सर्वे होना बाकी है। शाही ईदगाह में सर्वे कि जैसे ही आदेश आए थे, हिंदुओं में एक जो समुदाय था उसमें एक लहर व्याप्त हो गई थी खुशी की, जल्द ही सर्वे होगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिर सर्वे में देरी क्यों हो रही है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सर्वे होना है और श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में जो डॉक्यूमेंट की दृष्टि से देखेंगे स्थिति बिल्कुल क्लियर है। चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, नगर निगम का रिकॉर्ड हो, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, चाहे एएसआई का लेटर हो, उसमें बिल्कुल क्लियर कहा गया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है, हिंदुओं की है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी पिछली डेटों में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक बड़ा अद्भुत आदेश पारित किया गया था और जिसमें कोर्ट कमीशन का आदेश जारी किया गया था कि कोर्ट कमीशन की वहाँ एक 3 सदस्यीय कमेटी के लिए वहाँ हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था। लेकिन शाही ईदगाह पक्ष के लोगों का जैसे शुरू से ही रहा है कि उनके पास आज तक कोई सिंगल डॉक्यूमेंट उनके पास है नहीं। वो आज तक कोई भी कोर्ट में, किसी में हाई कोर्ट से लेकर के, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक कोई भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट आज तक दाखिल नहीं कर पाए। तो उनकी एक बड़ी रणनीति रहती है कि किसी भी तरह से केस को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। अच्छा, इसका अनुभव उनके पास है अयोध्या वाले मामले से, क्योंकि अयोध्या वाले मामले में भगवान राम के मंदिर में बड़े लंबे समय तक वो ऐसे ही टैक्टिक्स अपना करके और केस को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। यही उन्होंने किया बनारस के मामले में और यही अब वो कर रहे हैं मथुरा के मामले में, क्योंकि कागज़ कोई नहीं है उनके पास में, डॉक्यूमेंट कोई है नहीं उनके पास में, तो इसलिए कहने को उनके पास कुछ होता नहीं है। तो जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला चल रहा था तो हाई कोर्ट चले गए थे, जब हाई कोर्ट में मामला चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो उनकी एक रणनीति रहती है कि किसी तरह से इसको डिले किया जाए। तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट में तुरंत वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि साहब इसकी प्रेयर क्लियर नहीं है, अन्य भी कई रीजन रखे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे अभी स्टे कर दिया गया इस मैटर को और अप्रैल में इसको डेट लगाई है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में अभी जाएंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट में अनुरोध करेंगे कि इसे सॉर्टेड करके इसे सुना जाए, क्योंकि करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है, ये हमारे ईष्ट का सवाल है। तो इसको हम रखेंगे और उच्चतम न्यायालय में ये भी अनुरोध करेंगे इसे शीघ्र सॉर्टेड करके इसे सुना जाए और स्टे को ब्रैकेट किया जाए। एक लेटर आपकी ओर से जारी हुआ था जिसमें आप एक वीडियो में आप दिखा रहे हैं कि एक एएसआई का पूर्व में सर्वे हुआ था, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, गजट भी आपने दिखाया था ब्रिटिश सरकार का लिखा हुआ। आखिर क्या है वो पूरा मामला और जो आपने आरटीआई के जरिए मांग की थी, वो लेटर में क्या लिखा हुआ था और उससे आज स्थितियाँ जो है वो कितनी स्पष्ट होती हैं? देखिए, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक गजट है 1920 का, और 1920 का जो तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका गजटियर से ये पत्र बनाया गया है जो आरटीआई के द्वारा हमको मिला है जी। उसमें स्थिति बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। ये 3 फरवरी 2023 को ये पत्र हमको मिला था और 1920 का ये गजट का उसका जो लेटर बनाया गया है गजटियर से, उसमें स्थिति बिल्कुल क्लियर कर दी है कि यहाँ 39 स्मारकों की सूची जारी की है एएसआई के द्वारा। उसमें 37वें नंबर पर इसको एक्सप्लेन किया गया है और बताया गया है कि कट्टा केशव देव यानी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को तोड़ करके वहाँ औरंगजेब के द्वारा मस्जिद बनाई थी, ऊंचे टीले पर माउंट्स लिखा हुआ। तो ये गवर्नमेंट का गजट ही इस बात को कह रहा है, खसरा कह रहा है, खतौनी कह रही है, जितनी रजिस्ट्रियाँ हैं वो सब कह रही हैं
इतिहासकार हों, चाहे मुग़ल इतिहासकार हों, चाहे ब्रिटिश इतिहासकार हों, चाहे चाइना के होंसांग फाहियान हों, चाहे इटली के मनुची हों, फ्रांस के वर्नियर हों, जितने भी इतिहासकार हैं सब कह रहे हैं कि ये मंदिर है भगवान का। मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। 1670 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा ही था, ये कन्फर्म जानते हैं। ये जो केस लड़ रहे हैं वो भी जानते हैं कि ये हिंदुओं का मंदिर था, इसे तोड़ा गया। तो एएसआई के द्वारा बिल्कुल स्थिति को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि 39 स्मारकों की सूची में 37वें नंबर पर इसका उल्लेख आता है और उसमें बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि ये मंदिर है भगवान कृष्ण का, इसे तोड़ा गया और तोड़ के यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। तो ये गजट है गवर्नमेंट का, और ये भारत सरकार से पहले का जो तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट रहा करती थी 1920 का गजट है। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जितने भी तथ्य हैं वो सब पॉजिटिव हैं, एकदम क्लियर स्थिति है सब में। अनावश्यक हिंड्रेंस पैदा करके केस को आगे नहीं बढ़ने देने की एक रणनीति रही। जी, जैसा कि आपने कहा कि सर्वे होना था, लेकिन सर्वे पर रोक क्यों लगी हुई है? आखिर क्या कारण था कि सर्वे का काम आगे नहीं बढ़ पाया? कौन सा ऐसा जो पिटीशन दायर की गई है जिसकी वजह से सर्वे रुका हुआ है? नहीं, मुस्लिम पक्ष के द्वारा एक एसएलपी दाखिल की गई, उनके द्वारा 2 एसएलपी दाखिल की गई। एक तो ये मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि सभी केसों की सुनवाई मथुरा में हो या अन्य किसी दिल्ली में करा दें या लखनऊ में करा दें। एक तो एसएलपी उनके द्वारा ये दाखिल थी। एक दूसरी एसएलपी उनके द्वारा ये दाखिल की गई कि साहब जो कोर्ट कमीशन का आदेश पारित किया गया इसे स्टे किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक अलग व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो प्रेयर है उसमें कहीं उनको खामी नज़र आई सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस खामी को दूर करिए, इसमें क्या है, ये क्लियर नहीं है। तो हमने उसको क्लियर कर दिया। अब क्लियर करने के बाद में इसकी सुनवाई हो जाएगी, स्टे ब्रैकेट हो जाएगी। क्या खामी थी वो? नहीं, खामी कोई खास नहीं थी। वो उसमें कोई एप्लीकेशन जो लिखी गई प्रेयर में थोड़ा 1-2 शब्द का अंतर था, तो कोर्ट ने कहा कि इसे साफ कीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए। इस मामले में वर्शिप एक्ट क्या कहता है? क्योंकि जब भी बात करते हैं तो वर्शिप एक्ट का हमेशा हवाला दिया जाता है कि वर्शिप एक्ट के तहत किसी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का प्रावधान है जी, उसमें 15 अगस्त 1947 की स्थिति बहाल रहेगी, ऐसा कहा गया है। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कुछ सब प्रावधान भी हैं, सब सेक्शन भी हैं, उन्हें देखा जाए तो उनमें ये कहा गया है कि भाई कोई प्रॉपर्टी जिस पर लिटिगेशन लगातार चले होंगे वहाँ ये एक्ट प्रभावी नहीं माना जाएगा। मॉन्यूमेंट्स एक्ट है, मॉन्यूमेंट्स एक्ट के अनुसार अगर कोई प्रॉपर्टी 100 साल पुरानी है तो वहाँ भी नहीं माना जाएगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि अब माननीय कोर्ट के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा बनारस के मामले में, काशी के मामले में क्लियर कर दिया गया कि नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, कैरेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का चरित्र क्या है, प्रॉपर्टी का चरित्र मस्जिद का है या मंदिर का है, ये डिसाइड हुआ। काशी का मामला इसी के आधार पर डिसाइड हुआ। जी, तो उसमें ये कहा गया कि भाई प्रॉपर्टी का कैरेक्टर क्या है, नेचर क्या है। तो प्रॉपर्टी का जो हमारी प्रॉपर्टी का कैरेक्टर रिलीजियस कैरेक्टर है मंदिर का, और कोर्ट ने कहा कि भाई मुस्लिम पक्ष भी, शाही ईदगाह पक्ष भी और हिंदू पक्ष भी अपने अपने एविडेंस लेके आ जाओ। जो प्रूव करेगा कि वहाँ मंदिर था कि मस्जिद था, वो उसके हिसाब से आगे प्रोसीडिंग बढ़ेंगे। तो रिलीजियस कैरेक्टर क्या है प्रॉपर्टी का, ये धार्मिक चरित्र क्या है प्रॉपर्टी का, ये क्लियर हुआ। ये काशी के मामले में क्लियर हो गया और वहाँ पर 7 रूल 11 की इनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया और प्लेसेस और वर्शिप एक्ट वहाँ पर प्रभावी नहीं माना गया इसी आधार पर। तो इस सेम प्रॉपर्टी का मामला चाहे अयोध्या का हो, चाहे काशी का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, सेम मामले हैं। आक्रांताओं के द्वारा मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई। हिंदू इसमें वादी हैं सब जगह, वही पार्टियां मुस्लिम पक्ष इसमें प्रतिवादी है, सबका इंटरेस्ट है मंदिर बनने चाहिए। तो सेम कैरेक्टर के केस हो गए। और रिलीजियस कैरेक्टर की बात आती है तो रिलीजियस कैरेक्टर इसका मंदिर का है। हमने जितनी एविडेंस जब तक दाखिल किए एविडेंस बिल्कुल क्लियर है, चाहे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हो, चाहे पहले जब जैसे अभी आपको बता रहा था इतिहासकारों की पुस्तकें हो या एएसआई का लेटर हो, जितने भी तथ्य हैं सब हिंदुओं के हैं। तो इस प्रॉपर्टी का रिलीज कैरेक्टर मंदिर का है। तो इसलिए ये प्रोसीडिंग यहाँ 7-11 नहीं लागू होगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप लागू नहीं होगा। और मैं मानता हूँ कि 22 फरवरी को इसकी सुनवाई होगी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में हम इन सब सत्यों को रखेंगे और न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि 7 रूल 11 की जो शाही मस्जिद की जो एप्लीकेशन से निरस्त किया जाए और केस की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि अभी अभी आपने कहा था कि मुस्लिम पक्ष के पास में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी कागज़ नहीं है, फिर किस आधार पर वो केस को लगातार मथुरा न्यायालय से, जिला न्यायालय से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले आ रहे हैं आखिर?
क्योंकि जब कोई एविडेंस उनके पास में नहीं है तो आखिर कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, उनके पास सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है और आज तक किसी कोर्ट में दाखिल नहीं कर पाए। एक तो 1968 का कंप्रोमाइज़ दाखिल करते हैं कि साहब 1968 का कंप्रोमाइज़ है हमारा, तो 1968 का जो कंप्रोमाइज़ वो गलत है, क्योंकि 1967 में केस डाला गया, केस नंबर 43, और 1968 में कंप्रोमाइज़ कर लिया गया। भाई जन्मभूमि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान सेवा संस्था संघ उसकी कंप्रोमाइज़ करता है, तो एक ही प्रॉपर्टी को भी कैसे कंप्रोमाइज़ कर लेगा? ये बड़ा षड्यंत्र हुआ। उस षड्यंत्र के तहत कंप्रोमाइज़ हुआ और कंप्रोमाइज़ के तहत 2.5 एकड़ जो 13.37 एकड़ ज़मीन है, इसमें से 2.5 एकड़ जो असली गर्भगृह है जो मस्जिद के नीचे है वो उनके पास चला गया। असली गर्भगृह भगवान का वही है जहाँ ये तथाकथित मस्जिद कहते हैं। हम उसे नहीं मानते मस्जिद, हम मंदिर ही मानते हैं, क्योंकि भगवान हमारे वहीं प्रकट हुए थे, आराध्य हमारे वहीं प्रकट हुए थे, हम उसी को मानते हैं, हम नहीं मानते उसे मस्जिद। तो 2.5 एकड़ का जो एरिया है वो हमारा है, वो हमको मिलना चाहिए, यही हमारा कहना है। और आज तक प्लेसेस ऑफ रिस्पेक्ट का हवाला देते हैं, वो यहाँ प्रभावी नहीं है। बनारस के मामले में क्लियर हो चुका है। अयोध्या और बनारस से कितना भिन्न है मथुरा का मामला? कागजों के मामले में आज ये केस कहाँ पहुँच चुका है? देखिए, ये मामला लगभग सेम है, लेकिन वहाँ भी आक्रांता औरंगजेब के द्वारा मंदिर तोड़ा गया था, यहाँ भी औरंगजेब के द्वारा मंदिर तोड़ा गया था। वहाँ भी मंदिर को कन्वर्ट करके मस्जिद बनाया गया, यहाँ भी मंदिर को कन्वर्ट करके मस्जिद कराया। लेकिन अगर हम साक्ष्यों की दृष्टि से मथुरा के मामले को देखेंगे तो साक्ष्य हमारे पास में कंप्लीट हैं इसमें, चाहे ज़मीन के कागजात हों, चाहे गवर्नमेंट के ASI की रिपोर्ट हो या अन्य डॉक्यूमेंट हो, चाहे इतिहासकार की पुस्तकें हों, जिसमें स्थिति बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पे शाहिद का पक्ष के पास किसी तरह का कोई टाइटल का डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। आगामी 22 तारीख को सुनवाई होनी है, उसमें क्या मांग रखी जाएगी? 22 तारीख को माननीय न्यायालय में हम ये बात रखेंगे कि 7-11 की जो एप्लीकेशन है, इनकी टाइम डिले करने की टैक्टिस है, इसको निरस्त किया जाए, उसकी हम साइटेशन दाखिल करेंगे और प्रॉपर्टी का जो रिलीजियस करेक्टर है उसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये मंदिर का करेक्टर है। जितने डॉक्यूमेंट हमने ऑलरेडी लगाए हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट और भी हमने कलेक्ट किए हैं, उनको भी दाखिल करेंगे। और हमारा मेन उद्देश्य, मेन फोकस ये है कि 7 रूल 11 की एप्लीकेशन निरस्त होकर के हमारा कोर्ट कमीशन की जो प्रोसीडिंग रुक गई है उसको आगे बढ़ाएंगे, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसे दाखिल करेंगे कि 7 रूल 11 खारिज हो चुकी है, लिहाजा इसे आगे बढ़ाया जाए। तो हम उसे 7 रूल 11 की एप्लीकेशन को खारिज कराने का प्रयास करेंगे और उस खारिजा के आधार पर ही हम आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद थे महेंद्र प्रताप एडवोकेट, जो कि शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य याची हैं, जिनकी तरफ से लगातार एविडेंस दिए जा रहे हैं और साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद साथ साथ मांग की जा रही है कि जल्द ही जो अगली तारीखें पड़ें उनके बाद में ही यहाँ पर एक कमेटी गठन करके और जल्द से जल्द सर्विस प्रारंभ कर दिया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लगातार ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए अभी न्यूज़ के साथ। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।